हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मार्वल की एक और कमाल की मूवी शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग को एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि हमें पता है यह मार्वल की मूवी है, तो नो डाउट यह मूवी काफ़ी ऑसम होगी। तो चलिए सीधा मूवी की स्टोरी लाइन पे आते हैं। मूवी की शुरुआत में हम शैंग-ची के पिता वेनवू को देखते हैं। यह समय हजारों साल पहले की होती है। यहाँ हम देखते हैं वह अकेले ही पूरी सेना पर भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास होती है द टेन रिंग्स। यह रिंग्स जिसके पास भी होती है उसे अद्भुत प्राचीन शक्तियाँ मिलती हैं और साथ ही उसे इमोर्टल या कहें अमर बना देती है। इसके मदद से वेनवू कई सारी लड़ाइयों को जीत चुका होता है और साथ ही अपना एक साम्राज्य खड़ा किया होता है, जिसका नाम भी उसने द टेन रिंग रखा होता है। उसने टेन रिंग की मदद से सारी दुनिया पे अपना परचम लहराया और जो चाहा उसे पा लिया। लेकिन अब उसे एक जादुई गांव की तलाश होती है, पर वहां तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं। फिर उस गांव को तलाश करते हुए उसकी मुलाकात उसी गांव में रहने वाली एक लड़की या कहें शैंग-ची के माँ से होती है, जिनके बीच में पहले तो काफ़ी फाइट होती है, लेकिन फाइट के दौरान उन दोनों में प्यार हो जाता है, तो वह साथ रहने का फैसला करते हैं। फिर वेनवू काफ़ी बदल जाता है और पुरानी लाइफ को अलविदा कर देता है। साथ ही वह टेन रिंग्स को भी उतार कर रख देता है। इधर शैंग-ची की माँ भी अपने गांव को छोड़कर आ जाती है, जहां फिर हम देखते हैं उनके दो बच्चे होते हैं, जिनमें से जैसा कि आप जानते हैं एक शैंग-ची होता है और उसकी एक छोटी बहन शेरलिन होती है। फिर हम प्रेजेंट में शैंग-ची को देखते हैं, जो कि अपने घर से दूर और नाम बदलकर रह रहा होता है। ऐसा क्यों, यह हमें मूवी में आगे पता चलेगा। शैंग-ची एक जगह गाड़ी पार्क करने का काम करता है, जहां उसकी बेस्ट फ्रेंड केटी भी उसके साथ काम करती है। ये दोनों अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते और हमेशा मस्ती मजाक के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जहां फिर उनके लाइफ में एक ट्विस्ट आता है। कुछ गुंडे शैंग-ची से उसकी माँ की दी हुई लॉकेट छीनने की कोशिश करते हैं। इन गुंडों को उसके पिता ने ही भेजा होता है उससे लॉकेट लेने के लिए। जहां उन सब में काफ़ी फाइट होती है और फाइट के दौरान बस के ड्राइवर को चोट लग जाती है, जहां फिर केटी उस बस को संभालती है। इधर एक बंदा यह सारी चीज़ें लाइव दिखा रहा होता है, जिससे शैंग-ची सोशल मीडिया में काफ़ी फेमस हो जाता है। फिर जैसे तैसे वह गुंडों से पीछा छुड़ाते हैं, लेकिन वह देखते हैं उसका लॉकेट लड़ाई के दौरान किसी ने छीन लिया होता है। फिर हम देखते हैं वह अपनी बहन के पास जाने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि उसकी माँ उसे भी एक लॉकेट दी होती है, जिसके पीछे अब वही गुंडे जाने वाले थे। जहाँ फिर केटी भी उसके साथ जाती है और प्लेन में उसके बारे में पूछती है कि वह कौन है और कहाँ से आया है। तो फिर वह उसे अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि कैसे 7 साल में ही उसके पिता ने उसे एक किलर बनाने की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। वह ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड होती थी, क्योंकि वह उसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, ताकि एक समय के बाद वह 10 रिंग्स शैंग-ची को दे सके। फिर वह बताता है उसका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसके पिता ने उसे एक मिशन पर भेजा था। जब उसके पिता और उसकी माँ पुरानी लाइफ छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी बिता रहे होते हैं, तो उसके पिता के दुश्मन उसे खोजते हुए उसके घर आते हैं, जहां वो वेनवू को ना पाकर उसकी माँ को मार डालते हैं। उसकी माँ अपनी शक्तियों को गांव में ही छोड़ आई थी, इसलिए वह गुंडे उसे आसानी से मार पाते हैं। फिर हम देखते हैं जब उसके पिता घर आते हैं, तो वह शैंग-ची के माँ को मरा हुआ देख काफ़ी टूट जाते हैं और फिर वह उन रिंग्स को वापस से पहनने का फैसला करते हैं और जिन्होंने शैंग-ची के माँ को मारा था उनको ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म करने लगते हैं। लेकिन उनका बॉस अभी भी बचा होता है, तो शैंग-ची के पिता उसे ही मारने की मिशन पे भेजे होते हैं, जहां उसे मार तो देता है, लेकिन अब वह सच में एक किलर बन चुका होता है, जो कि वह नहीं चाहता था। इसलिए वह घर वापस नहीं आता और वहाँ ही अपना नाम बदलकर रहने लगता है। यहाँ उसकी छोटी बहन भी होती है, पर लड़कियों को यहाँ ट्रेनिंग नहीं दिया जाता था, तो वह खुद ही उन्हें देखकर प्रैक्टिस किया करती थी। जब शैंग-ची अपने मिशन पर जा रहा होता है, तो वह उसे जल्दी वापस आ जाएगा कहकर जाता है, लेकिन वह वापस नहीं आता। तो फिर वह वहाँ से भागने का डिसाइड करती है। फिर इधर हम देखते हैं शैंग-ची अपने बहन को खोजते हुए एक फाइट क्लब में पहुँचता है, क्योंकि उसके बहन की तरफ से एक लेटर आया था जिसमें यही का एड्रेस होता है। यहाँ हम देखते हैं एक आदमी उसे एक डॉक्यूमेंट पे साइन कराता है। एक्चुअली उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि उसे किसी से फाइट करना है, लेकिन वह बिना पढ़े हुए उस पर साइन कर देता है, जिससे उसको मजबूरी में अपनी बहन को खोजने के लिए लड़ना पड़ता है। जहाँ हम देखते हैं उसके अपोनेंट में एक लड़की आती है।
यह और कोई नहीं बल्कि सेंगची की ही बहन शेरलिन होती है और यह फाइट क्लब भी उसी का होता है। फिर उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सेंगची उससे लड़ने से मना करता है। बट फिर भी उसकी बहन उससे लड़ती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जब वह अपने मिशन पर जा रहा होता है तो वह 3 दिन में वापस आने का वादा करके सालों तक नहीं आता, इसलिए उससे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। फिर हम देखते हैं सेंगची तो उससे नहीं लड़ता, लेकिन शेरलिन एक जोरदार किक के साथ उसे नीचे गिरा देती है और फाइट यहीं एंड हो जाता है। फिर वह बताता है कि कल ही मेरे ऊपर हमारे डैड ने लॉकेट लेने के लिए हमला कराया था और अब वो तुम्हारा लॉकेट लेने के लिए आएंगे। जिसके बाद वो पूछती है आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तो सेंगची बताता है मुझे तुम्हारा लेटर मिला था। मगर शेरलिन कहती है मैंने तुम्हें कोई भी लेटर नहीं भेजा था। इसका मतलब यह था कि उस लेटर को उसके पिता ने ही भेजा था। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, यानी कि द 10 रिंग्स आ चुकी होती है। फिर इधर से शेरलिन निकल जाती है और सेंगची और केटी वहीं फंस जाते हैं। जिसके बाद वह उनसे बचने के लिए बाहर लगी बेम्बू पर कूदते हैं, जहाँ पर सेंगची और द 10 रिंग के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ बेचारी केटी भी फंसी होती है। फिर हम देखते हैं केटी नीचे गिरने वाली होती है, मगर वहाँ शेरलिन पहुँच जाती है और उसे बचा लेती है। फिर हम देखते हैं एक धमाके के साथ वहाँ पर डेथ डीलर पहुँच जाता है। यह वही होता है जिसने बचपन में सेंगची को ट्रेनिंग दिया था। फिर वह शेरलिन से दूसरा लॉकेट छीन भाग रहा होता है, लेकिन उसे सेंगची पकड़ लेता है और फिर उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। हालांकि डेथ डीलर ने उसे ट्रेनिंग दिया होता है, मगर इस बार सेंगची उस पर भारी पड़ रहा होता है। वह उसे मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर उसके डैड पहुँच जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। फिर वह सबको लेकर अपने घर पहुँच जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि उन्हें वह लॉकेट क्यों चाहिए थे। वह उसी जादुई गांव में जाने का नक्शा खोज रहे थे, जो कि अब उन्हें मिल गया था। वह इसलिए वहां जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था सेंगची के माँ को गांव वाले एक जादुई दरवाजा के पीछे कैद कर दिए हैं और अब वो उसे आज़ाद करा घर वापस लाना चाहते हैं। जहाँ सेंगची कहता है आप क्यों नहीं समझ रहे, माँ अब मर चुकी है। जहाँ उनमें बहस हो जाती है और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। तभी उन्हें किसी की गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसे देखने के लिए वह सब अंदर जाते हैं। जहाँ हमें इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट पता चलता है। हम देखते हैं उसी एक्टर को जो कि आयरन मैन 3 में मैंडरिन का किरदार निभा रहा होता है। अगर आपको याद होगा तो आयरन मैन 3 में द 10 रिंग्स का भी जिक्र किया गया था। वहाँ हमें द 10 रिंग्स का फ्लैग भी दिखा था। इससे यही लगता है कि सेंगची के पिता वेन वू ही मैंडरिन है। और हाँ, यहाँ वेन वू को वह 10 रिंग्स कहाँ से मिले, यानी उसका ओरिजिन क्या है, इसके बारे में भी नहीं बताया गया है। शायद मार्वल की आगे आने वाली फिल्म में उसके ओरिजिन के बारे में पता चले। तो चलिए वापस से स्टोरी लाइन पर आते हैं। यहाँ फेक मैंडरिन यानी कि ट्रेवर बताता है कि रियल मैंडरिन यानी कि वेनवू जब उसे मारने गए थे तो वह जैसे ही उसे मारने वाले थे तो उसने अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी और वेनवू को उसकी एक्टिंग पसंद आ गई, इसलिए उसे नहीं मारा और यहाँ ले आए। अब हर हफ्ते वह उनके लिए शो करता है, जहाँ फिर एक प्यारा सा क्रिएचर हमें नजर आता है। वह क्रिएचर उसी जादुई गांव से था। वह गलती से बाहर आ गया होता है, तो जब वेनवू उस जादुई गांव को खोज रहे होते हैं तो वह क्रिएचर उन्हें मिल जाता है, इसलिए वह उन्हें यहाँ ले आते हैं। जहाँ ट्रेवर बताता है कि वह वापस घर जाना चाहता है, मगर सेंगची कहता है मैं तुम्हें वापस घर ले जाता, लेकिन मेरे पिता के अकॉर्डिंग वहाँ जाने का रास्ता साल में सिर्फ एक बार खुलता है। तो वह क्रिएचर कहता है वह अभी उसे वहाँ लेकर जा सकता है। यहाँ उसकी बातें केवल ट्रेवर ही समझ रहा होता है, लेकिन आगे वह बताता है वह जंगल एक भूल भुलैया है, आज तक उसे आम आदमी कभी भी पार नहीं कर पाया। बट फिर भी सेंगची को उसके डैड से वहाँ पहले पहुँचना रहता है, क्योंकि वह उसकी माँ को खोजने के चक्कर में वहाँ के लोगों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। फिर हम देखते हैं वह जैसे तैसे वहाँ के वॉरियर से लड़ते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और उसी जंगल में पहुँच जाते हैं, जहाँ वह सही टाइम आने का इंतज़ार करने लगते हैं। फिर मोरिस, जो कि उसी क्रिएचर का नाम होता है, वह रास्ता बताते जाता है और सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अचानक वह जंगल अपना रास्ता बदलने लगता है और पीछे का रास्ता वापस से भरने लगता है, जैसा कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था जब सेंगची के पिता उसी जादुई गांव की तलाश में आए थे। फिर हम देखते हैं वह जैसे तैसे बचते हुए वहां से बाहर एक झरने के पास आ जाते हैं,
जिसके अंदर जाने के बाद वह उसी जादुई गांव में पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं सच में वह गांव जादुई होता है और साथ ही वहां बड़े विचित्र जानवर देखने को मिलते हैं। फिर वह उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां वह सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, मगर गांव वाले उन्हें फ़ौरन वापस लौटने को कहते हैं। जिसके बाद वह हमला ही करने वाले होते हैं, मगर वहां सेंगची की माँ की छोटी बहन आ जाती है जो कि वहीं की मुखिया होती है। तो वह उन्हें रोकती है और अंदर ले जाती है जहां वह अपने और अपने गांव के बारे में बताती है। वह गांव दुनिया की एक छोर पर बसी होती है। वहां के लोग पूरे संसार को एक भयानक क्रिएचर से प्रोटेक्ट करने के लिए वहां सदियों से रह रहे होते हैं। वह आगे बताती है वह क्रिएचर अंधेरे से आया है। वह एक आत्मभक्षी होता है, यानी कि उसके रास्ते में आने वाले आत्माओं को खा दिया करता है। इससे सारे सृष्टि और जीव जंतुओं का विनाश हो रहा था, लेकिन उन्हें उससे बचाने के लिए एक महारक्षक आई जिसने उन सारे शैतानों को हराकर एक दरवाजे के पीछे कैद कर दिया। मगर अब सेंची के पिता उसी दरवाजे को खोलने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है सेंची की माँ उसी दरवाजे के पीछे कैद है। सेंची अपने मौसी को बताता है कि उसके पिता को उसकी माँ की आवाज़ पुकारती है। तो उसकी मौसी उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पिता ने वह रिंग्स पहने हुए हैं? जिसमें सेंची बताता है उन्होंने माँ के मरने के बाद वह रिंग कभी उतारा ही नहीं। तो उसकी मौसी कहती है वह शैतान ही है जो तुम्हारे पिता को बुला रही है, जो तुम्हारे पिता को बुला रही है, क्योंकि उसे पता है वह 10 रिंग्स की शक्तियों से आज़ाद हो सकता है। फिर हम देखते हैं वह सारे लोग उन्हें रोकने की तैयारी कर रहे होते हैं। वह जो मटेरियल अपने हथियार में यूज कर रहे होते हैं वह ड्रैगन की खाल होती है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। जहाँ आगे फिर हम देखते हैं सेंची अपने अपने मौसी से पूछता है मेरी माँ ही थी जो उन्हें हरा सकती थी, मैं जानना चाहता हूँ कैसे। जहाँ हम देखते हैं उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ वह उसे सिखाती है तुम्हें अपने अंदर का ज्ञान होना चाहिए जैसा कि तुम्हारी माँ को था। इधर हम देखते हैं सेलिन भी काफ़ी प्रैक्टिस कर रही होती है और केटी को भी एक हथियार मिल चुका होता है जहाँ वह तीर कमान सीख रही होती है। फिर इधर हम देखते हैं सेंची के पिता भी अब जाने को रेडी होते हैं। फिर वह दिन आ चुका होता है तो सारे लोग लड़ाई के लिए तैयार हो रहे होते हैं, जहाँ सेंची और सेलिन को भी उसका ड्रेस मिलता है। हालांकि यह तो नहीं बताया गया है कि यह किस मटेरियल से बना है, मगर मे भी यह ड्रेस भी ड्रैगन के खाल से बना हो। फिर हम देखते हैं आखिरकार सेंची के डैड वहां अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं, जहां उनके सामने पूरे गांव वाले खड़े होते हैं। वेनु कहता है मुझे जाने दो, मुझे अपनी बीवी को आज़ाद कराना है। जहाँ वो लोग उसे समझाते हैं कि तुम जो समझ रहे हो वह अंदर में नहीं है, बल्कि वहाँ एक शैतान है जो तुम्हें गुमराह कर रहा है। लेकिन वह नहीं मानता और फिर उन सब में काफ़ी घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं आरीदारा हाथ वाले इंसान को शेलिन संभालती है और डेथ डीलर को सेंची की मौसी। जहाँ फिर सेंची और उसके फादर आमने सामने होते हैं, जहाँ सेंची कहता है मैं आपसे नहीं डरता, लेकिन उसके डैड कहते हैं नहीं तुम डरते हो, और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है जो कि काफ़ी टक्कर की होती है। फिर लड़ते लड़ते सेंची कहता है कि आपने अपने ही बेटे को किलर बना दिया, और अगर माँ आज जिंदा होती तो क्या अब वह आपके पास वापस आना चाहती। जिसके बाद हम देखते हैं सेंची के डैड उसे एक जोरदार पंच मारते हैं जिससे वह काफ़ी दूर पानी में जा गिरता है। फिर उसके डैड उस दरवाजे को तोड़ना स्टार्ट करते हैं, जहाँ फिर हम देखते हैं उनमें से छोटे छोटे अजीब से क्रिएचर बाहर आने लगते हैं, जिनको देखकर गांव वाले काफ़ी घबरा जाते हैं। जहाँ सेलिन उस आरी वाले इंसान से कहती है हमें साथ मिलकर लड़ना चाहिए, तभी हम बच पाएंगे। जहाँ वो कहता है हमें कुछ नहीं हो सकता, तुम जानती नहीं हो हम है द 10 रिंग्स। तभी एक शैतान आकर डेथ डीलर का आत्मा चुरा लेता है और वह कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके हथियार कोई काम के नहीं थे। वह बस ड्रैगन के खाल से बने हथियार से मारे जा सकते थे, जिनको देखकर वह काफ़ी डर जाता है और कहता है हमें साथ मिलकर लड़ना चाहिए, हमें भी वो हथियार दे दो। जहाँ फिर हम देखते हैं वह उनके ऊपर हमला बोल देते हैं, जहाँ केटी को वही बूढ़ा आदमी जिसने उसे तीर कमान सिखाया होता है अंदर ही रुकने को बोलता है। इधर हम देखते हैं वह लोग हार रहे होते हैं। तभी पानी के अंदर से वही महारक्षक बाहर निकलती है जिसके ऊपर सेंची सवार होता है। वह उन शैतानों को ख़त्म करने लगती है, लेकिन वह फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि सेंची के पिता अभी भी उस दरवाजे को तोड़ ही रहे होते हैं। जहाँ फिर से सेंची उन्हें रोकने के लिए उनके पास चला जाता है और फिर से उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है।
फिर इधर हमें इस मूवी की सबसे कमाल की एक्टिंग देखने को मिलती है जब मॉरिस ट्रेवर के पास जाता है और काफ़ी रोने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था ट्रेवर मर चुका है। तभी वह उठता है और बोलता है, रोना बंद करो यार, मैं तो बस डेथ सीन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुम भी आकर लेट जाओ। फिर इधर हम देखते हैं सेंगची अपने डैड को काफ़ी टक्कर दे रहा होता है। तभी बचपन में उसकी माँ की सिखाई हुई टेक्निक से वह 5 रिंग को काबू कर लेता है और फिर उसे हथियार बनाकर अपने डैड के खिलाफ ही लड़ने लगता है। यह देखकर उसके डैड हैरान हो जाते हैं और गुस्से से बाकी बचे हुए 5 रिंग से एक जोरदार पंच मारते हैं। मगर हम क्या देखते हैं कि अब वह सारे रिंग्स को काबू कर चुका होता है। अब उसके डैड का उन रिंग्स पर से कंट्रोल जा चुका होता है, वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी हम देखते हैं दरवाजे के कमज़ोर हो जाने के कारण उन छोटे छोटे शैतानों का लीडर बाहर आ जाता है और सेंगची के डैड को पकड़ लेता है और सेंगची के आंखों के सामने ही उसकी आत्मा छीन लेता है। पर सेंगची कुछ नहीं कर पाता। तभी वो सेंगची की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहाँ पर ड्रैगन आ जाती है और उससे लड़ने लगती है। फिर वह शैतान अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए गांव की तरफ बढ़ता है। तो फिर ड्रैगन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है, जहां सेरलिन अपने डैड को मरा हुआ देख काफ़ी दुखी हो जाती है। फिर हम देखते हैं वह शैतान जैसे ही गांव में पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन ड्रैगन अपनी शक्तियों से पानी के सहारे उसे रोक लेती है। तो फिर उसकी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए उसकी सेना उसे आत्मा लाकर देने लगती है, जिससे वह उस चंगुल से आज़ाद हो जाता है। जिसके बाद वह ड्रैगन को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा चुराने लगता है। इधर सेंगची भी अपनी बहन को बचाने लगता है, इसलिए वह ड्रैगन की मदद नहीं कर पा रहा होता। तभी हम देखते हैं केटी सीधा उस शैतान के गले पर निशाना लगाती है, जिससे ड्रैगन उसके ट्रैप से आज़ाद हो जाती है और सेलिन भी उसके पकड़ से छूट जाती है। फिर अगेन ड्रैगन अपनी पावर से उसे फंसा लेती है। तो फिर सेंगची उन रिंग्स की मदद से अपनी पूरी शक्ति के साथ उसके चीथड़े उड़ा देता है। फिर इधर हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग मारे जा चुके होते हैं, लेकिन इस बात की भी खुशी थी कि वह जंग जीत चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सेंगची और केटी को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल फ्रेंड को उनके साथ पिछले दिनों क्या हुआ बताते हैं। मगर उसकी फ्रेंड बोलती है, मैं ही मिली थी पागल बनाने को, क्योंकि उसे उनकी बातें बिल्कुल भी रियल नहीं लग रही होती है। तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। आप सब वोंग को तो जानते ही हैं। यह सब देखकर वहाँ पर के लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और साथ ही उसकी स्कूल के फ्रेंड भी। तो चलिए अब आते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहां हम देखते हैं बैनर यानी कि हल्क और कैप्टन मार्वल को। जहां कैप्टन मार्वल पूछती है कि यह रिंग्स तुम्हारे डैड के पास कितने समय से थी, तो सेंगची कहता है शायद हजारों सालों से। तो बैनर कहता है कि इसके रेडिएशन बता रहे हैं कि यह उससे भी पहले की है। जहाँ फिर हम देखते हैं वह रिंग्स किसी टाइप का मैसेज भेज रहा होता है। अब कहाँ भेज रहा होता है यह तो हमें मार्वल की आगे आने वाली मूवी में ही पता चलेगा। इसके बाद वोंग उन्हें आराम करने को कहता है, क्योंकि इसके बाद अब उनकी लाइफ आसान नहीं होगी। लेकिन वो लोग आराम करने के बजाय वोंग के साथ ही इंजॉय करने लगते हैं। लास्ट में हम देखते हैं इधर शेरलिन अपने डैड के राजपाट को खुद ही हैंडल करने लगती है और अब यहाँ लड़कियों को भी अलाउ कर दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।